हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारे टोटल कॉस्ट का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि अगर हमने हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया तो हम हमारी ओवरऑल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या सामग्री की लागत नियंत्रण करने की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है, यानी कि वो किसी बिजनेस में इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल करता है और वो क्या चीजें इंश्योर कर रहा है। तो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या मटेरियल कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं ओवर द प्रोक्यूरमेंट। जितना भी प्रोक्यूरमेंट पीरियड है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है, उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक और चीज वो इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल का मतलब कि प्रोडक्शन के टाइम पे हमेशा हमारे पास में सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि प्रोडक्शन के टाइम पे उसके पास में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उस दिन की उसकी पूरी कॉस्ट वेस्ट चली जाएगी। तो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इन्हीं बातों को क्या करता है, अश्योर करता है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां पर किसी भी वस्तु की आदेश लागत और रखरखाव की लागत दोनों बराबर होते हैं। अर्थात ईओक्यू इज दैट क्वांटिटी वेयर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल। कौन सी दो कॉस्ट यहाँ पर हमारे लिए इक्वल हो रही है? फर्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेकंड है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं आदेश लागत। आदेश लागत का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट। यानी बेसिकली रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर वेयर हाउस या गोडाउन तक लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन की हम कॉस्ट दे रहे हैं उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड एक और कॉस्ट इसके साथ एसोसिएट होती है, वो है कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रख रखाव की लागत। रख रखाव की लागत क्या होती है? मेंटेनेंस की कॉस्ट। यानी सिर्फ मटेरियल को लेकर आना या परचेज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वेयर हाउस में सेफली रखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन दोनों ही कॉस्ट में रिवर्स कनेक्शन होता है, यानी कि अगर हम ज्यादा माल एक बार में परचेज कर रहे हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको मैनेज करना हमारे लिए ज्यादा टीडियस टास्क होगा। सिमिलरली अगर हम लॉट साइज कम करते हैं, यानी कि रखरखाव की लागत को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ईओक्यू वो पॉइंट बताता है जहां पर ये दोनों कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो, और ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट को भी हम क्या कर सके, मिनिमम कर सके। तो इसके लिए ईओक्यू मॉडल कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। अभी क्या क्या अजम्पशंस लेके बैठता है, यानी कि क्या क्या बातें हैं जो ईओक्यू अज्यूम करता है। सबसे पहला ये अज्यूम करता है द एनुअल डिमांड इज कांस्टेंट एंड नोन, यानी कि हमें वर्ष भर कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वह चीज हमें पहले से पता है और उसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपको पूरे साल भर 1,20,000 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, 1,20,000, तो वो पता है कि इतनी ही क्वांटिटी यूज होगी, इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ना इसमें किसी तरीके का कोई चेंज होगा। सेकेंड ये यहाँ स्टेट करता है लीड टाइम इज कांस्टेंट एंड नो। लीड टाइम का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे या हमें कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं और कांस्टेंट भी है, यानी कि इस टाइम में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर इक्वल। माल की आदेश लागत और रख रखाव की लागत भी क्या है, स्थायी है और उसमें किसी भी तरीके का आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो अजम्पशन है वो देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम कितनी भी मात्रा में माल को परचेज करें उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। एंड सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट, कि ये अजम्पशन या ये
टेक्निक कहां पर यूज करेगी, जहां पर हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये अज्यूम करके चलता है कि एक फैक्ट्री में एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पर ये मॉडल क्या करेगा, वर्क करेगा। ईओक्यू के अजम्पशंस को बात अगर मैं ईओक्यू को एक ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ईओक्यू इज दैट क्वांटिटी वेयर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वली, दोनों कॉस्ट जहां बराबर होंगी उसे हम कौन सी कॉस्ट कहेंगे, कैरिंग कॉस्ट कहेंगे या ईओक्यू कहेंगे। तो ईओक्यू इज दैट क्वांटिटी वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल, जहां ये दोनों ही कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट क्या है, ईओक्यू। और इस लेवल पर एक और चीज इंश्योर करते हैं हम कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। यानी जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपके लिए क्या बनेगा, ईओक्यू। और इस लेवल पर हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। ईओक्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं विच इज नोन एज ईओक्यू फॉर्मूला। जो फॉर्मूला क्या है आपके लिए, 2AO अपॉन CI। यहां पर A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, O रिप्रेजेंट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को, C है आपके लिए कॉस्ट पर यूनिट और CI इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इस फॉर्मूले को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एनुअल डिमांड गिवन है 12,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 200 रुपीज पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि अगर हम एक यूनिट परचेज करते हैं तो हमें कितने रुपए लगेंगे 60 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट है 2% पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर हम यहाँ 2% की बात करें तो 60 रुपीज का 2% यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.2 रुपीज। जो फॉर्मूला अभी आज हमने डिस्कस किया था वो क्या था, 2AO अपॉन CI। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसको यहाँ पुटअप करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय CI की वैल्यू कितनी थी 1.2। इसको अगर अभी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2000 यूनिट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये कंपनी 12,000 इसकी टोटल डिमांड है, इसको 2,000 के लॉट साइज में मंगाएगी तो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट जो होगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो ईओक्यू यही पॉइंट स्टेट करता है। तो पहली टेक्निक ने इन्वेंट्री कंट्रोल की, आपको क्या इंश्योर किया कि हम हमारी ओवरऑल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन जो बात हमने डिस्कस की थी कि इन्वेंट्री मैनेजर सिर्फ ये अश्योर नहीं करता है कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, वो ये भी अश्योर करता है कि इन्वेंट्री को हम कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए वो अपनी नेक्स्ट टेक्निक यूज करता है व्हिच इज नोन एज ABC एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें स्टोर कीपर को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि स्टोर को हम किस तरीके से मैनेज करें, जिसके लिए वो अपने ओवरऑल गुड्स को 3 कैटेगरीज में रख सकता है, कैटेगरी A, B और C। कैटेगरी A में ऐसे गुड्स को रखता है जो ओवरऑल कॉस्ट का तो कितना परसेंट है आपके लिए 70 to 80%, बट क्वांटिटी में सिर्फ कितने आ रहे हैं वो 10 to 20%। इसका मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई भी ऐसे गुड्स हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन वो आपके ओवरऑल कॉस्ट का सबसे ज्यादा परसेंटेज है 70 to 80%, तो एक स्टोर कीपर को सबसे ज्यादा ध्यान इन गुड्स पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके थोड़ा भी डैमेज होता है तो ये हमारी कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। जस्ट रिवर्स कैटेगरी C के गुड्स आते हैं जो क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा है, यानी जिनकी क्वांटिटी तो कितनी है 50 to 60%, बट उनकी नेटवर्थ प्राइस सिर्फ कितनी हो रही है 5 to 10%। ऐसी कंडीशन में उनको सबसे कम ध्यान, लीस्ट फोकस उनका किस पे होना चाहिए, कैटेगरी C के गुड्स पे। कैटेगरी B में इनके मिड का लेवल लिया है मॉडरेट, जहां क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही मॉडरेट है। इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, ABC एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल। जो इन्वेंट्री मैनेजर को ये कहता है ऐसे गुड्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, भले ही वो क्वांटिटी में बहुत कम क्यों नहीं हो।
इसके साथ एक टेक्निक अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है विच इज नोन एज जस्ट इन टाइम अप्रोच। बेसिकली जस्ट इन टाइम अप्रोच जो है वो एक जापानीज टेक्निक है जिसने रिसेंट एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलप किया है। जस्ट इन टाइम अप्रोच आपको कहती है कि बिजनेस में इन्वेंट्री की कॉस्ट को जीरो कर दे, यानी कि वह यह फोकस करता है कि बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। वो इन्वेंट्री की कॉस्ट या इन्वेंट्री को जीरो करने पर फोकस कर रहा है। आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ फंसाते हैं? इन्वेंट्री में। किसी भी बिजनेस में जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होती है उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी लिक्विडिटी ब्लॉक होती चली जाती है। तो बिजनेस में ज्यादा इन्वेंट्री होना ज्यादा रिस्क को बढ़ाता है। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच उसको जस्ट ब्रेक करने का कहता है कि बिजनेस में जीरो इन्वेंट्री हो। Zero inventory means a just-in-time approach inventory management method where the material goods are arrive at the manufacturing site exactly when they are needed। यानी जब रिक्वायरमेंट हो तभी हम मटेरियल को क्या करें? परचेज करें, जिससे हम हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट और इन्वेंट्री के लेवल को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होंगे? हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो मैंने अभी हाल बताया हमारी इन्वेंट्री को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम अप्रोच की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट मिनिमाइज द इन्वेंट्री लेवल। इवन जस्ट इन टाइम अप्रोच यही ट्राई करता है कि हम इन्वेंट्री लेवल को जीरो पर लेकर आ जाएं, यानी कि हम इस तरीके से हमारी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, डेली उसका कंजम्पशन हो रहा है और डेली ही वो हमारे पास डिलीवर हो रहे हैं, तो हमारा इन्वेंट्री लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेकंड, डिमांड अलाइनमेंट ऑफ सपोर्ट करता है कि पहले ऑर्डर को डिलीवर लीजिए, कस्टमर का ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि वेस्टेज क्या हो सके? कम हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्लेस ऑफ इंप्रूवमेंट। जेआईटी अप्रोच के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंप्रूवमेंट एंड करेक्टिव अप्रोच के। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका लास्ट, अ क्लोज सप्लायर रिलेशनशिप। जेआईटी अप्रोच तभी सक्सेसफुली वर्क कर सकता है जब आपके सप्लायर के साथ में टर्म्स एंड रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, ताकि ऑन डिमांड वो आपको मटेरियल क्या करवा सके? अवेलेबल करवा सके। तो ये तीनों ही टेक्निक्स जो आज हमने क्लास में डिस्कस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक इन्वेंट्री मैनेजर को इन तीनों टेक्निक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ईओक्यू कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, एबीसी कंट्रोल हमें ये बताता है कि एक स्टोर कीपर के पास में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको वो किस तरीके से सेग्रीगेट करे, और लास्ट जस्ट इन टाइम अप्रोच आपको ये बता रहा है कि इन्वेंट्री को हम जीरो किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।